आज प्रस्तुत है प्रसिद्ध कहानी लेखक भैरव प्रसाद गुप्त की कहानी प्रिय जी। प्रिय जी की थीम यह है कि बेमेल शादी अपने आप में अभिशाप हुआ करती है, खासकर तब जबकि किसी युवती का विवाह ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जिसके कि उस युवती की उम्र के ही बेटे बेटियां भी हो। अश्क जी ने सामाजिक और पारिवारिक समस्या को अतीत, वर्तमान और भविष्य के संदर्भ सहित रेखांकित करते हुए कई ऐसे सवाल प्रस्तुत किए हैं जिनका उत्तर हम सबके रूप में पूरे समाज को आज नहीं तो कल देना होगा। अपने कद की लंबाई के बावजूद प्रिय जी किशन के कंधे तक आती थी। दोनों लोअर बाजार की भीड़ में रास्ता बनाते, अपने में मगन लगातार बातें करते हुए बढ़े चले जा रहे थे। चेतन यथासंभव जरा फासले से उनके पीछे चला जा रहा था। यद्यपि करीब से देखने पर प्रिय जी की उम्र किशन से कुछ बड़ी लगती थी, लेकिन उस वक्त चेतन के आगे चलती हुई वह जोड़ी उसे बहुत सुंदर दिखाई दी थी। अचानक भीड़ में चलता हुआ चेतन जैसे अकेला हो गया। प्रकट उसकी आंखें प्रिय जी पर ही लगी रही, लेकिन निरंतर उनकी सी गति से उनके पीछे चलते हुए वह महीना डेढ़ महीने पीछे चला गया, जब 14 नंबर की सीढ़ियों पर उनके फ्लैट में उसने पहली बार उनके दर्शन किए थे और उनके पति के मुंह से उनके लिए अजीब सा संबोधन सुना था, प्रिय जी। शाम का वक्त था। चेतन ट्यूशन पढ़ाने के बाद छोटे शिमले के मॉल पर आ रहा था कि अचानक उसे सामने घाटी में बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दिया। वह बाल रूम के सामने वाले हवा घर में क्षण भर को रुक गया और रेलिंग के साथ खड़ा सामने का नज़ारा करने लगा था। केम्बर मियर पोस्ट ऑफिस की तरफ से घाटी में लगातार गुलाबी बादल उतर रहे थे। लगता था जैसे गुलाबी रंग का कोई जलप्रपात उस कोने में घाटी से झर रहा हो। चेतन ने पहले कभी गुलाबी बादलों का ऐसा सैलाब नहीं देखा था। मंत्रमुग्ध सा परम तन्मय भाव से वह उस दृश्य में खोया था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चेतन मुड़ा। आप क्या चेतन जी हैं? जी। बुजुर्ग ने हाथ मिलाने को हाथ बढ़ाया। मैं डॉक्टर गोपाल दास को पहचाना, लेकिन चेतन के चेहरे पर पहचान का कोई चिन्ह नहीं था। तब डॉक्टर गोपाल दास ने उसे याद दिलाया कि पिछले शिमला में आते समय गाड़ी में उससे मिले थे और हठात चेतन की आंखों में एक दृश्य आ गया। गाड़ी कालिका पहुँच के निकट पहुँच रही थी। उसके साथ ही सब उठकर बैठ गए थे। तभी उसे अपना नाम सुनाई दिया था। चेतन ने आवाज़ की दिशा में आंखें घुमाई तो सामने ऊपर की सीट पर निकर कमीज पहने तभी जगकर बिस्तर पर बैठे एक बुजुर्ग दिखाई दिए थे। गोरे चिट्ठे, हष्ट पुष्ट। चेतन को उनके और मुसोलिनी के चेहरे में कुछ अजीब सा साम्य लगा था। अंतर केवल यह था कि उनका चेहरा मुसोलिनी के चेहरे की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ था और नीचे का जबड़ा किंचित ढलक आया था। क्या आप अफसाना निगार हैं? उन्होंने पूछा था। जी हाँ। वंदे मातरम, भीष्म, देश वगैरह में आपकी कहानियाँ निकलती है? जी हाँ। मैंने अभी दो एक बार आपका नाम सुना तो सोचा कि आप वही चेतन न हो जिनकी कहानियाँ इन अखबारों में मैंने पढ़ी है। कालका को जाने वाली गाड़ी में अचानक अपना एक पाठक पाकर चेतन बहुत खुश हुआ था। आप कहाँ रहते हैं? उसने पूछा था। शिमला में। हम भी वहीं जा रहे हैं। कहाँ ठहरेंगे? यह तो मैं नहीं जानता, चेतन ने कहा। कविराज रामदास के साथ जा रहा हूँ। मैं वहीं माल पर 14 नंबर की सीढ़ियों के एक मकान में रहता हूँ, बुजुर्ग ने कहा था। मेरा नाम गोपाल दास है। मैं रिटायर्ड सर्जन हूँ। आप वहाँ ज़रूर मिलिएगा। हवाघर में जब उन्होंने अपनी याद दिलाई तो उसके निचले जबड़े को देखकर चेतन को सब कुछ याद आ गया। डॉक्टर गोपाल दास पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ ज़्यादा बूढ़े दिखाई देते थे। हालांकि न उनकी कमर झुकी थी, न कंधे, न उनका शरीर जो कभी खूब गठा हुआ रहा होगा खासा ढीला हो गया था और उनके ढीलापन उनके जबड़े के निचले भाग से और भी नुमाया था। चेतन ने अंदाज़ा लगाया वे लगभग 60 के होने आए थे, अगरचे लगते 50-55 के थे। पिछले साल क्या आप कुछ दिन ही रहकर चले गए थे? डॉक्टर साहब ने पूछा। जी नहीं, मैं लगभग 3 महीने रहा था। आप मिले क्यों नहीं? मैं रुल्दू भट्टे में रहता था, कभी आपसे मुलाकात नहीं हुई। आपके घर का पता मैं भूल गया था। घर क्या, मैंने यहीं 14 नंबर की सीढ़ियों पर एक फ्लैट ले रखा है। डॉक्टर साहब ने कहा। जब से रिटायर हुआ हूँ यहीं रहता हूँ। फिर क्षण भर को रुककर उन्होंने कहा था, चलिए न, केम्बर मियर पोस्ट ऑफिस के जरा आगे ही तो है। चेतन ने झटपट को क्षण भर को फिर घाटी की ओर निगाह दौड़ाई। वहाँ गुलाबी बादलों का कहीं कोई नाम निशान नहीं था। बादल थे, लेकिन पश्चिम में सूरज के बिल्कुल अस्त हो जाने से अब उनका बिंब उन पर नहीं पड़ रहा था और इस बीच वे उदास से चुपचाप केम्बर मियर के कोने से घाटी में बह रहे थे। चेतन ने लंबी सांस ली और वह डॉक्टर गोपाल दास के साथ चल पड़ा। रास्ते में डॉक्टर साहब उसे अपने बारे में बताते रहे कि वे कहाँ कहाँ नौकरी करते रहे। उनके 5 बच्चे थे, 3 लड़के और 2 लड़कियाँ।
लड़कियों की शादी हो चुकी थी और रिटायर होने के बाद वे पत्नी के साथ स्थायी रूप से शिमला में रहते थे। पेंशन आती और 50,000 के कैश सर्टिफिकेट उन्होंने खरीद रखे थे। कैश सर्टिफिकेटों के ब्याज और पेंशन के रुपए से उनका खर्च बखूबी चल जाता था। चेतन उनकी बात सुनते सुनते विलो बैंक के पास पहुंच गया। वहां से दुकानों का सिलसिला कट गया था और पूरे शिमले का पूरा दृश्य दिखाई देता था। बाईं ओर को पश्चिम से क्षितिज पर सिंदूरी आभा बिखर रही थी। यद्यपि दाईं ओर ऊपर से नीचे तक बत्तियां टिमटिमाने लगी थी, लेकिन मकानों पर हल्की सी पीली आभा अभी तक बिखरी हुई थी। लोअर बाजार, जहां माल में आकर मिलता, उससे थोड़ा ऊपर 14 नंबर की आधी सीढ़ियों उतरकर वे बाईं तरफ के एक बारजे में दाखिल हुए। वहीं दर्जी की दुकान के साथ एक फ्लैट में डॉक्टर साहब उसे ले गए। जिस कमरे में वे दाखिल हुए वह फ्लैट का ड्राइंग रूम था। वहाँ पर एक काउच का एक सेट, एक लंबी सेंटर टेबल और कुछ बेंत की आराम कुर्सियाँ पड़ी थी। उन्हीं में से एक पर 30-35 वर्ष की लंबी सुंदर महिला बैठी स्वेटर बुन रही थी। कमरे में सबसे पहले जिस चीज़ ने चेतन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया वह उसकी सफाई और स्वच्छता थी। हर चीज़ साफ सुथरी थी। दाईं तरफ कोने में लिखने की एक मेज और कुर्सी रखी हुई थी। उस पर पेपर वेट, कलम, दावात, ब्लॉटिंग, हर चीज़ करीने से लगी थी। लगता था कि मेज और उसका सामान सिर्फ दिखाने के लिए है, उसे कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। कमरे में दाखिल होते ही डॉक्टर साहब ने कहा, प्रिय जी, ये चेतन हैं, बड़े अच्छे कथाकार हैं। फिर चेतन से उन्होंने कहा, यह मेरी सहधर्मिणी अप्तुरता जी। महिला के माथे पर हल्की सी वितृष्णा की लकीर बन आई। फिर उसके नुकीले चेहरे पर हल्की सी ऊपर से नीचे को उतरी स्मृति और अपनी कुर्सी को उठाते हुए उसने कहा, आइए आइए भाई साहब, आपका स्वागत है। यद्यपि डॉक्टर साहब ने चेतन से काउच पर बैठने को कहा था, लेकिन वह मेज के साथ वाली कुर्सी को खींचकर बैठ गया। तब महिला ने अपनी मुस्कान को कुछ और फैलाते हुए कहा, डॉक्टर साहब ने आपकी कुछ कहानियाँ मुझे सुनाई हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। चेतन का मन प्रसन्नता से खिल उठा। वह दैनिक समाचार पत्रों के संडे एडिशनों और साप्ताहिकों से कभी ऊपर नहीं उठा था। उसकी कोई कहानी अदबी दुनिया अथवा हुमायूं जैसी प्रसिद्ध उर्दू मासिक पत्रों में नहीं छप पाई थी। फिर भी लोग उसे पढ़ते और पसंद करते थे। इस एहसास ने उसके मन में गर्व की एक अभिव्यक्त सी भावना भर दी, लेकिन अपने चेहरे पर उस प्रसन्नता का कोई बिंब नहीं आने दिया। सायास उदासीनता से उसने कहा, उसकी कहानियाँ अभी तक वैसी नहीं बन पाई जैसी वह चाहता है और अभी उसे काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है। डॉक्टर साहब ने कहा, यह तो उसकी विनम्रता है, वरना उन्हें और उनकी सहधर्मिणी जी को तो उनकी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तब वे अपनी सहधर्मिणी जी की ओर पलटे और बोले, प्रिय जी, कुछ चाय वाय नहीं पिलाओगी? चेतन जी को अगरचे चेतन न करता रहा, तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, वह चाय पी कर आया है, अभी जाकर वह खाना खाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब उठे और धड़धड़ाते हुए बाहर चले गए थे। प्रिय जी, चेतन ने मनी मन दोहराया। किसी पंजाबी के मुंह से अपनी पत्नी के लिए संबोधन पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन डॉक्टर गोपाल दास के मुंह से हर वाक्य के पहले प्रिय जी निकल जाता था। उनके होठ अजीब से खुशामद में फैल जाते थे। निचला जबड़ा लटक जाता था और उनके प्रिय जी के माथे पर एक लकीर से बन जाती थी। प्रिय जी जाकर किचन में चाय का पानी चढ़ा आई। जब वे वापस आकर अपनी जगह बैठी तो चेतन ने कहा, डॉक्टर साहब ने जब बताया कि उनके 5 बच्चे हैं, 3 लड़के और 2 लड़कियां, और दोनों लड़कियों की शादी हो चुकी है, तो मैं उनकी पत्नी के रूप में खासी बूढ़ी महिला को देखने की आशा करता था। पर आपको देखकर तो मैं हैरान रह गया हूँ। आपने अपने शरीर को ऐसा संभाल कर रखा है कि आपकी उम्र 30-35 से ज़्यादा जरा भी नहीं लगती। तब अतृप्ता जी ने बताया कि उनकी उम्र तो सिर्फ 25 की है। वे डॉक्टर साहब की दूसरी पत्नी और 10 वर्ष पहले ही डॉक्टर साहब से उनका ब्याह हुआ था। चेतन क्या कहे, कुछ तय नहीं कर पाया। हालांकि अतृप्ता जी ने अपनी उम्र 10 वर्ष कम बताई थी। वे निश्चित रूप से 35 की होगी, तो भी उनमें और डॉक्टर साहब में लगभग दुगने का फ़र्क था। मैं तो बड़ी दुबली पतली हूँ, उन्होंने कहा, इधर कुछ मोटी हो गई हूँ। और एक उदास मुस्कान के साथ चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए। आपके कितने बच्चे हैं? चेतन ने उनसे पूछा था। मेरा कोई बच्चा नहीं है, स्वेटर में सलाइयाँ चलाते उन्होंने कहा था। पल भर रुककर उन्होंने लंबी सांस ली, जैसे स्वेटर ही से बोली थी, आप कहानी लिखते हैं, कभी मेरी जैसी की भी कोई कहानी लिखी है आपने? चेतन अचानक सकते में आ गया। वहाँ बैठे रहने में उसे उलझन सी होने लगी। उसने चाहा कि डॉक्टर साहब आ जाएं और वातावरण उनकी खुशामद भरी प्रिय जी से कुछ हल्का हो जाए। बैठे बैठे उसने स्वेटर बुनती उस महिला
की ओर कनखियों से देखा था। वह 10 वर्ष पहले जरूर पतली, छरहरी और बहुत सुंदर रही होगी, लेकिन उसका शरीर कुछ ढीला हो गया था। उसकी आंखों के निचले पपोटे कुछ भारी हो गए थे, गाल भरे हुए थे। लगता था कि वह नुकीला चेहरा भराव के कारण अदृश्य रूप से कुछ नीचे को ढलक रहा है। वहीं स्वेटर में निगाहें गाड़े अतृप्ता जी ने चेतन को बताया कि उसके माँ बाप बचपन में ही परलोक सिधार गए थे। उन्हें उनके मामा ने पाला था। वे मैट्रिक पास कर चुकी थी तो मामा ने उनकी शादी के लिए विज्ञापन दिया। डॉक्टर साहब की पत्नी उसी वर्ष उन्हें छोड़कर चल बसी थी। विज्ञापन के उत्तर में वे स्वयं उनके मामा से मिले थे। वे तब सियालकोट में सर्जन थे। उन्होंने अपनी उम्र सिर्फ 35 बताई थी। 25,000 के केस सर्टिफिकेट के साथ वे आए थे। अपने वयस्क लड़के लड़कियों की बात को वो छिपा गए थे। मामा ने उनकी नौकरी और रुपये को देखकर उन्हें वहाँ ब्याह दिया, और जब वे ब्याह कर आईं तो कितनी ही देर तक उन्हें इतने बड़े लड़के लड़कियों का पता नहीं चला। डॉक्टर साहब ने अपनी लड़कियों को गांव और लड़कों को हॉस्टल भेज दिया था, लेकिन यह बात कब तक छिपी रहती। उनके मामा के खिलाफ कुछ कहने के लिए चेतन ने जबान खोली थी कि अतृप्ता जी ने उनकी बात बीच में ही काट दी। नहीं, उनका क्या दोष है, वे बोली। मामा भोले भाले आदमी, दुनिया का छल प्रपंच क्या जाने। डॉक्टर साहब को मिलने गए तो वहाँ उन्हें कोई लड़का लड़की नहीं दिखा। जाने इन्होंने कैसे सब मैनेज किया और उन्हें संतुष्ट कर गाड़ी में बिठा दिया। वे चुपचाप सलैयाँ चलाती रही और उसी धीमे स्वर में, उसी तरह जैसे अपने स्वेटर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इनके लड़के लड़कियां सब इस शादी के खिलाफ थे। शुरू के 7 वर्ष तक उस घर में मैंने कैसे काटे मैं ही जानती हूँ। खुद मैंने दोनों लड़कियों की शादी की, लड़कों को शिक्षा दिलाई, पर अब मैं ऊब गई। मेरा शरीर सुहा हो गया। 3 साल पहले जब वे रिटायर हुए तो मैं यहाँ आ गई। क्या अब भी आपके बच्चे आपके खिलाफ हैं? चेतन ने पूछा। सिर्फ छोटा, जो लगभग मेरी उम्र का है, मुझसे बोलता है। अतृप्ता जी ने उत्तर दिया। बाकी सब नाराज है। डॉक्टर साहब ने मकान बेचकर केस सर्टिफिकेट खरीद लिए हैं और उनके बेटे समझते हैं कि सब मेरे कहने से हुआ। हालांकि ये केस सर्टिफिकेटों को चारे की तरह कभी 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 उनके आगे लटका देते, कभी मेरे आगे। उनके पतले होठों की एक छीन सी तिक्त मुस्कान फैल गई थी। फिर उन्होंने लंबी सांस ली थी। चेतन को कुछ उलझन सी हुई थी। वह इस औरत को कैसे तसल्ली दे। वह चुप बैठा रहा। कमरे में 2 पल को चुप्पी छा गई थी। फिर उनका इन्होंने आपकी कहानियाँ सुनाई और जब कहा कि आपको जानते हैं तो मैंने ही इन पर जोर दिया था कि आपको लाएं। शायद आप कभी मेरी ज़िंदगी की कहानी भी लिखें। कुछ है इसमें लिखने लायक या नहीं? आप लिखना चाहेंगे तो मैं आपको सब घटनाएं विस्तार से बताऊंगी। चेतन क्या उत्तर दे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तब वह चुप बैठा एड़ी के बल पैर को इधर उधर करता रहा। तभी डॉक्टर साहब हाथ में बड़ा सा दोना और लिफाफे लिए आ गए थे। प्रिय जी, मैं मिठाई ले आया हूँ। उसके साथ ही नमकीन और रसगुल्ले भी लाया हूँ। चेतन ने जब देखा तब वे अजीब सी दयनीयता से होठ फैलाते हुए प्रिय जी करते थे, और प्रायः उनकी पत्नी का चेहरा नितांत निरपेक्ष रहता था। इस संबोधन से ही चेतन को आभास मिल गया कि उनके संबंधों में कुछ ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है। यह निहायत तकल्लुफ़ भरा संबोधन आत्मीयता से एकदम रिक्त था और अपनी युवा पत्नी को प्रसन्न करने के लिए एक बुड्ढे की असफल और भोंडी कोशिश से ज़्यादा कोई महत्व नहीं रखता था। चेतन 5 बजे ट्यूशन ख़त्म कर देता था। शाम को उपयोगी रूप से इस्तेमाल करने के लिए उसने माल पर एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया था और 5:30 से टाइप सीखता था। वापसी पर वह प्रायः डॉक्टर गोपाल दास के फ्लैट पर जाता था। अतृप्ता जी हमेशा उसे चाय पिलाती और डॉक्टर गोपाल दास के न होते हुए अपनी मन की बात उनके सामने खोल कर रख देती थी। लोअर बाज़ार में उनके पीछे चलते हुए उनके दिमाग में कई मुलाकातें घूम गई। भरा जी, आप हिंदी रत्न की ट्यूशन पढ़ाते हैं। एक शाम उन्होंने कहा था, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी हिंदी रत्न और भूषण वगैरह पास करके अंग्रेजी की परीक्षाएं दे लूँ? हो क्यों नहीं सकता बहन जी, चेतन ने कहा। जहाँ चाह है वहाँ राह है। पहले तो मैंने सोचा नहीं था, अतृप्ता जी ने कहा। शादी के 2-1 बरस बाद मुझे अपनी पोजीशन का ही ठीक से पता नहीं चला। फिर पता चला तो मैं जैसे ठगी सी रह गई। फिर कुछ सूझ नहीं पाया। ये तो एक जगह नहीं टिके। रिटायर होने के बाद यहाँ आ गए। अब कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होता। सोचती हूँ मेरे पास भी कोई हुनर होता कितना अच्छा होता। बिना किसी हुनर के नारी कितनी मजबूर है। उन्होंने लंबी सांस ली। क्षण भर को वो चुप हो गई। फिर उन्होंने कहा, मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि मैं कुल 10 जमात पढ़ी हूँ। मैट्रिक पास की तो आज तक नौकरी नहीं मिल सकती। चेतन ने उन्हें पहली बार देखा। उसे लगता था कि वे कम से कम BA पास होंगी। उनके पहनने ओढ़ने, घर को सजाने संवरने और कहीं से भी फूहड़ता का आभास नहीं मिलता था। न उनकी बोली से पता चलता था कि वो कम पढ़ी लिखी। यद्यपि यह बात वे उसे पहले ही बता चुकी थी, पर चेतन को जैसे विश्वास ही न होता था कि वे सुशिक्षित भले ही न हो पर रुचि संपन्न और सुसंस्कृत जरूर थी।
अपनी बात कहकर वे चुप हो गई और स्वेटर बुनने लगी। चाय पीता हुआ चेतन उनके गोरे गंभीर मुख की ओर देखता रहा। यह खूबसूरत जवान औरत अपने बूढ़े पति के साथ इस रौनक भरे बाजार में इतनी नज़दीक रहती है। सर्दियां भी ये लोग यहीं गुजारते हैं। इसे कभी कभी अपनी तन्हाई किस बुरी तरह से खलती होगी। अकारण नहीं कि 10 वर्ष के वैवाहिक जीवन में ही इसका शरीर फूल कर ढल आया है। चेतन कितनी देर तक उन्हें समझाता रहा कि किस तरह उन्हें खुद ही हिम्मत करके हिंदी रत्न की तैयारी करनी चाहिए। मोतीलाल, बनारसी दास, मिट्ठा बाजार, लाहौर से हिंदी रत्न के पाठ्यक्रम की पुस्तकें और कुंजियाँ मंगा लें, एक शब्दकोश मंगा लें और स्वयं अध्ययन करें। बहुत कुछ तो कुंजियों और शब्दकोश की मदद से ही उनकी समझ में आ जाएगा। जो बातें समझ में न आए वो किसी पंडित से 1-2 महीने ट्यूशन करके पूछ सकती हैं। बहन जी, करने वाले के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, उसने कहा था। सभी विद्याओं की तरह पढ़ाई की भी अपनी जुगत होती है। कुछ लोग पढ़ते पढ़ते आंखें फोड़ लेते हैं लेकिन इम्तिहान पास नहीं कर पाते। कुछ लोग बहुत कम पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, चुनाव करके पढ़ते हैं और बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं। प्रिया जी चुपचाप सिलाइयाँ चलाती हुई उसकी बातें सुनती रही। जब वो उठकर जाने लगा तो उन्होंने कहा था, मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगी, जा आप भी ज़रा इनसे जिक्र कीजिएगा। इस बातचीत के बाद इतवार को चेतन सुबह चाकू राउंड लगाता हुआ डॉक्टर साहब के फ्लैट पर रुक गया था। अतृप्ता जी लोअर बाजार से तरकारी लेने गई हुई थी। तब चेतन ने बात बात में डॉक्टर साहब से उनकी पत्नी की इच्छा का उल्लेख किया और कहा कि उनके मन में आगे पढ़ने की बड़ी लालसा है। वे उन्हें लाहौर से पुस्तकें क्यों नहीं बुला देते। रतन वतन या भूषण उषण का पास करके क्या करेंगी। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर गोपाल दास ने कहा था। उत्तर देने के लिए चेतन कुछ कह सकता था कि आपकी उम्र बढ़ गई, आपके लड़के उन्हें पसंद नहीं करते, कल अगर आपको कुछ हो गया तो उनके सामने काफ़ी दिक्कत खड़ी होगी, इसलिए अगर पढ़ लिख कर वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके तो अच्छा ही है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा था, वह चुप रहा। तब डॉक्टर साहब ने खुद ही कहा था कि मैंने 50,000 के केस सर्टिफिकेट जो ले रखे हैं वे इन्हीं को मिलेंगे। बेकार में इनसिक्योर फील करती हैं। क्या आपने इनके नाम से ले रखे? चेतन ने पूछा था। नहीं, नाम से तो मैंने अपने ही ले रखे, लेकिन हालांकि यह उनका नितांत निजी मामला था। चूंकि वे पति पत्नी उनसे अपनी व्यक्तिगत बात कर लेते थे, इसलिए उनकी बात काटकर चेतन ने कहा था, अगर आपके 5 लड़के हैं, क्या वे उस रुपये पर अपना अधिकार न जमा लेंगे? उनका हक भी कुछ है। वे अपनी सौतेली माँ को कानी कोड़ी तक न दे तो कोई कुछ कह नहीं सकता। कानून बीबी को सिर्फ खाने रहने की सुविधा देता है। अगर पति खुद उसे कुछ नहीं दे जाता तो कानून पिता की जायदाद पर लड़कों का ही हक मानता है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर साहब का निचला जबड़ा कुछ लटक आया था। पूरी बात सुनकर उन्होंने कहा था, मैं वसीयत कर जाऊंगा। वसीयतों को लेकर आए दिन झगड़े चलते रहते हैं। कोई झूठे भी कहते कि वसीयत नकली है, कुछ खिला पिला कर लिखा गई हो तो उतना रुपया मिलता नहीं है, उससे ज़्यादा अदालतों पर खर्च हो जाता है। हिंदुस्तान में औरतों की मिट्टी स्वार होती है। डॉक्टर साहब ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसी तरह मुँह लटकाए वे चुपचाप बैठे सोचते रहे। तब परम हित चिंतक की तरह चेतन ने कहा, मैं आपको उम्र और तजुर्बे में बहुत छोटा हूँ। मैं आपसे उम्र और तजुर्बे में बहुत छोटा हूँ। कुछ गलत कह दो तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मेरी राय है कि आप 5-5 हज़ार के केस सर्टिफिकेट अपने 5 लड़कों के नाम ज्वाइंट नाम से ले लीजिए और बाकी 25,000 अपनी पत्नी के ज्वाइंट नाम से। तब न बहन जी इनसिक्योर फील करेगी, न आपके लड़कों को एतराज़ होगा। डॉक्टर साहब ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस उनका जबड़ा कुछ और लटकाया था। लेकिन तब कुछ कहने की जहमत नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि तभी प्रिय जी अपने पीछे पीछे कश्मीरी हाथों के सिर पर तरकारी का टोकरा उठवाए वापस आ गई थी। ये न मेरे नाम कुछ करना चाहते हैं, न यही चाहते हैं कि मैं पढ़ूं और कुछ गुण सीखूं। दूसरी शाम बात चलने पर प्रिय जी ने चेतन को बताया था, इनकी बस यही इच्छा है कि पूरी तरह से इनकी दासी बनी रहूं। पिछले साल मैंने प्रोफेसर सिंह से बाजा सीखना शुरू भी किया था। वो क्षण भर कुछ चुप हो गई और शायद यह सोचने लगी कि बात कहें या न कहें। प्रोफेसर सिंह बहुत अच्छा गाते हैं, चेतन ने सोत्साह कहा था। गालिब और इकबाल की गज़लें तो ऐसी गाते हैं कि मैं तारीफ़ नहीं कर सकता। लेकिन जब वे गाना सिखाने आते थे तो डॉक्टर साहब ऐसे बैठे रहते थे जैसे इनके उठते ही प्रोफेसर साहब मुझे उड़ाकर ले जाएंगे। फिर इनके होठों पर दर्द भरी तिक्त मुस्कान फैल गई थी। फिर वो धीरे धीरे बोली, वे चाहते थे कि वे मुझे भजन वगैरह सिखाएं। एक दिन वे रामानंद के भजनों का गुटका और आर्य भजन पुष्पांजलि ले आए। प्रोफेसर सिंह कहने लगे, प्रोफेसर साहब आप इन्हें कुछ भजन सिखाइए। चेतन हंसा था। प्रोफेसर साहब गज़लें तो बहुत अच्छी गाते हैं, उसने कहा था, लेकिन पिछले वर्ष में 2-2.5 महीनों में उनके साथ रहा हूँ, मैंने उन्हें कभी भजन गाते नहीं सुना। शास्त्रीय संगीत तो थोड़ा बहुत वे सिखा सकते हैं, लेकिन भजन उन्हें नहीं आते। उन्होंने एक भजन मुझे सिखाना शुरू किया था, जागियो गोपाल लाल। प्रिय जी बोली, लेकिन जब वे आलाप सिखाने लगे तो डॉक्टर साहब ने कहा, ये क्या आलाप इन्हें सिखा रहे हैं? किसी संगीत सम्मेलन में तो इन्हें गाना नहीं, सीधे सीधे भजन सिखाइए। और प्रोफेसर ने
पहले महीने की फ़ीस ली और फिर शक्ल नहीं दिखाई। वे चुप हो गई थी। चेतन चाय पीता रहा। मैं मौन रूप से स्वेटर बुनती रही। तभी सहसा चेतन ने पूछा था, क्यों बहन जी, आपने खुद केस सर्टिफिकेट देखे हैं? 25,000 के केस सर्टिफिकेट क्या डॉक्टर साहब के पास हैं? शुरू शुरू में मेरा मन बहुत उदास रहता था, प्रिय जी धीरे धीरे बोली। मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी, बस पत्थर बनी रहती थी। तब ये बहुत प्यार जताते थे, नई नई साड़ियाँ और गहने ला कर देते थे। एक बार इनके बेटे ने हंगामा खड़ा कर दिया, तब इन्होंने मकान बेच दिया और मेरे और अपने नाम से 25,000 के केस सर्टिफिकेट ले लिए। 25,000 के सर्टिफिकेट इनके नाम से ही थे। 3 बरस के बाद जब उन्हें रिव्यू कराने की बारी आई तो इन्होंने भी अपने नाम से करा ली, लेकिन वह सब तो आपके दस्तखतों से हुआ होगा, चेतन ने कहा। इन्होंने पहले केस सर्टिफिकेट का सारा रुपया बैंक में जमा कर दिया। कहने लगे, इस रुपए से टाटा के शेयर लेंगे, ज़्यादा मुनाफा होगा। लेकिन कोई शेयर वेयर नहीं लिया और चुपचाप अपने नाम से केस सर्टिफिकेट खरीद लिए। मैंने अपने आप से कहा था कि मेरी कहानी बड़ी दिलचस्प है, आप लिखिए। वे क्षण भर को चुपचाप सलाइयाँ चलाती रही। फिर उन्होंने कहा कि केस सर्टिफिकेट ये सदा अपने साथ रखते हैं, 2-3 दिन के लिए भी कहीं जाते हैं तो अपने साथ ले जाते हैं। इनके पीछे केस सर्टिफिकेट क्या मैं खा जाऊंगी? अभी कुछ देर पहले जब चेतन 14 नंबर की सीढ़ियाँ उतरकर उनके फ्लैट पर पहुंचा तो गोपाल दास फ्लैट को जाने वाली लकड़ी के बारामदे में पैर रखते हुए चेतन उनके पड़ोसी दर्जी से पूछा था, क्यों डॉक्टर साहब घर पर हैं? वे तो शायद बाहर गए हैं। दर्जी ने सिर उठाए हुए कहा, बाहर? शिमले से बाहर? दर्जी ने सिर उठाया। चेतन पिछले महीने में कई बार आया था और प्रायः दर्जी से डॉक्टर साहब के बारे में पूछा करता था, इसलिए उसने कहा, ट्रंक बिस्तर लेके गए, शिमले से कहीं बाहर ही गए हूँ। मैम साहब हैं। दर्जी ने स्वीकार में सिर हिलाया और फिर फ्रॉक काटने लगा था। चेतन उनके पटड़े से फैले हुए कपड़े को बचाता हुआ बारामदे के जंगल का सहारा लेता हुआ निकल गया था और जाकर उसने डॉक्टर साहब के फ्लैट पर दस्तक दी थी। दरवाज़ा खुला तो क्षण भर के लिए चेतन हैरान सा रह गया था। प्रायः उसकी दस्तक पर डॉक्टर साहब स्वयं अथवा प्रिय जी दरवाज़ा खोलती थी और उसे बड़े आदर भाव से ड्राइंग रूम में ले जाती थी। लेकिन उस वक्त चेतन के सामने 24-25 साल का एक लंबा तगड़ा गोरा चिट्टा हष्ट-पुष्ट युवक खड़ा था। चेतन क्षण भर के लिए उसे देखता रहा, फिर उसने पास निकलकर पास की गैलरी में आगे बढ़ा। डॉक्टर साहब सियालकोट, युवक ने कहना चाहा। मैं जानता हूँ। चेतन ने उसे बात पूरी नहीं करने दी, आगे बढ़ गया था। तभी प्रिय जी पर उनकी नज़र पड़ी। वे बैठक में खड़ी हुई थी। चेतन को देखती 2 कदम आगे बढ़ाई। खिले माथे से उनका स्वागत करते हुए मुस्कुराते उन्होंने कहा, आओ भरा जी। जी आया। वह युवक भी चेतन के पीछे पीछे बैठक में आ गया था। उसकी ओर देखकर प्रिय जी ने कहा, किशन, चेतनानंद जी ने इन कथाकार से परिचय कराया था। फिर उन्होंने चेतन को उस युवक का परिचय दिया था। मेरा लड़का का ये दोस्त है, रुड़की इंजीनियर में पढ़ता है। युवक ने 1-2 कदम बढ़कर चेतन से जोरदार हैंडशेक करते हुए अंग्रेजी में हालचाल जाना और मिलने पर खुशी प्रकट की। तब चेतन ने पहली बार ध्यान से देखा था। किशन लंबा, ऊंचा, हष्ट-पुष्ट ही न था, गोरा सुंदर भी था। घुंघराले बाल, चौड़ा माथा, घनी भवें भवें लंबी नाक, मोटे सेंसुअल होठ, प्रकट ही वह डॉक्टर साहब पर पड़ा था। इतना ही अंतर था कि उसका जबड़ा उनकी तरह चौड़ा नहीं था। यकीनन पिता की बनिस्बत वह ज़्यादा खूबसूरत है, चेतन ने उसे देखकर मन ही मन कहा था। तभी चेतन की दृष्टि किशन से हटकर सौतेली माँ पर गई थी। प्रिय जी के चेहरे पर पुरानी उदासी का कहीं नाम निशान नहीं था। उनका चेहरा, जो सुंदरता के बावजूद अपनी गंभीरता के कारण नीचे को ढलका लगता था, किसी आंतरिक उल्लास से खिला खिला और स्निग्ध दिखाई देता था। लेकिन खासी कीमती साड़ी भी उन्होंने पहन रखी थी। गले में सुच्चे मोतियों की माला और कानों में मोतियों के सुंदर ओवाजे भी थे। हल्का सा मेकअप उन्होंने कर रखा था। इस पूरे महीने में चेतन ने पहली बार उन्हें यूं सजे सवरे देखा था। बैठिए भाई साहब, उन्होंने चेतन से कहा था। फिर किशन से बोली थी, बेटा बैठो किशन, चल सभी चलते हैं। चेतन के लिए 1 कप चाय का प्याला बना दी। चेतन को चाय की आदत नहीं थी, लेकिन वो जितनी बार डॉक्टर साहब के यहाँ आया था उन्होंने बड़े स्नेह से चाय पिलाई थी। घंटा भर टाइप करने में उंगलियां और हाथ थकाकर जब वह इंस्टीट्यूट से नीचे उतरा तो उसने सोचा था वह डॉक्टर साहब के घर चाय का एक गर्म प्याला जरूर पिएगा। लेकिन प्रिय जी की बात सुनकर हटा तो उसे एहसास हुआ कि वे कहीं बाहर जाने को तैयार है। तब वह बोला, आप कहीं बाहर जा रही हैं क्या? सनातन धर्म सभा में टीएल टेक्सटाइल मिल्स एंड इंडस्ट्रीज की नुमाइश चल रही है, सेल भी है। प्रिय जी ने मुस्कुराते हुए कहा था, किशन और मैं वहीं जा रहे हैं, चलिए आप भी, आज आखिरी दिन है, चलिए। और पलटकर वह बाहर की तरफ चल पड़ा था। वे लोग लोअर बाजार का आधा हिस्सा पार कर आए थे। मनी मन पिछले 1 घंटे की घटनाओं को दोहराता हुआ चेतन उतने ही फासले से चलता आया था। प्रिय जी बदस्तूर किशन की ओर जरा सिर झुकाए उसकी बातों में मगन थी। तमाम अरसे में उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा था। अचानक चेतन को यूं उनके पीछे पीछे चलते जाना नितांत निरर्थक और बेमानी सा लगा। वह निहायत
बेवकूफ़ आदमी उसने मन ही मन अपने आप से कहा था। जब उसे मालूम हो गया कि वे बाहर जाने को तैयार है तो उन्होंने महज शिष्टाचारवश उसे साथ चलने को कहा था, तो भी उसे उतनी ही शिष्टता से बहाना बनाकर फिर कभी आने का वायदा करके छुट्टी ले लेना चाहिए थी। बरक्स इनके बीच वह दाल भात में मुसरचंद बना उनके साथ क्यों चला आया है? वे तो नुमाइश से कपड़े खरीदेंगे, वह क्या करेगा? और तभी उसका सहसा मन हुआ वह धीरे धीरे पीछे रहता हुआ भीड़ में गुम हो जाए। लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि वह फिर उनके फ्लैट पर कैसे जाएगा जब वे कहेंगी कि आप उस शाम कहाँ चले गए थे। और चेतन उसी असमंजस में उनके पीछे पीछे चलता गया। लेकिन 1-1.5 फुर्लांग चलने के बाद उसने सोचा वह कोई बहाना बना देगा, लेकिन इस तरह से पीछे पीछे नहीं जाएगा। क्या वह डॉक्टर गोपाल दास का जासूस है जो इस तरह से उन पर निगाह रखे पीछे पीछे चला जा रहा है? उसकी चाल धीमी होने लगी, उनमें और उसमें फासला बढ़ता गया और उसके बाद दोनों आगे की भीड़ में गुम हो गए। चेतन चुपचाप मुड़ा और धीरे धीरे छोटे शिमले की ओर चला गया।